अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान खालिद फातमी। प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर और ख़ास तौर पर कराची पर। प्रोग्राम में हम ज़ेर बहस लाएंगे आपके मसाइल और साथ ही पेश करेंगे ताज़ा तरीन ख़बरों पर तजज़िये और तबसरे। प्रोग्राम कराची टुडे में पनामा लीक्स की दूसरी किस्त, इनकशाफात का सिलसिला जारी। कराची के 150 और लाहौर के 108 अफराद ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुल्क की सलामती के लिए पनामा लीक्स का मसला जल्द हल हो जाना चाहिए। आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म गैर हाजिर। अपोजिशन का पार्लियामेंट से बाइकाट। और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी अफ़गानिस्तान से बाजियाब। अली हैदर गिलानी को 9 मई 2013 को आम इंतखाबात से 2 रोज़ कबल मुल्तान से अगवा किया गया था। इसी के साथ शामिल करेंगे आज की सबसे अहम यानी पनामा लीक की दूसरी किस्त, इनकशाफात का सिलसिला जारी और कराची के 150 और लाहौर के 108 अफराद ऑफशोर कंपनियों के मालिक निकले। हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता कई हफ़्तों से पनामा लीक्स के हवाले से पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ है और पहली लिस्ट जो आई थी उसमें जो अफराद थे तकरीबन 250, उसमें सबसे अहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादों की और साहबजादी मरियम नवाज़ का नाम सबसे प्रोमिनेंट था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में तहलका मच गया। अपोजिशन ने हंगामा शुरू किया। पहले ये बात हुई कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे दें, उसके बाद ये तय पाया कि इस्तीफ़ा न दें, लेकिन वो कोई चीफ जस्टिस के ज़ेरे सरबराही कोई कमेटी बनाए जहां वो अपने बयानात दें। उसके बाद फिर इसरार बढ़ा कि पार्लियामेंट में आके वो इसकी जवाबदेही करें। अभी तक लेतोलाल का सिलसिला है। लेटेस्ट खबर ये है कि अपोजिशन ने बाइकाट शुरू कर दिया कौमी असम्बली और सेनेट का, लेकिन आज परवेज़ रशीद साहब ने ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म साहब जुमे को तशरीफ़ लाएंगे कौमी असम्बली में और ख़िताब करेंगे। और शायद मेरा ख़्याल ये है कि अपोजिशन की जो भी डिमांड है और जो भी उनको वज़ीर आज़म से चाहिए उस सिलसिले में वज़ीर आज़म ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ ही हम ये भी समझते हैं कि वज़ीर आज़म जिस होशियारी से और जिस चालाकी से और जिस ज़हानत से अपने मशीरों के कहने पे असल मामले से हमेशा कतराने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं मामलात को घुमाने की, शायद असम्बली में भी यही सूरत हाल होगी। क्योंकि अब नई बात जो सामने आई है वो ये कि वज़ीर आज़म का ये कहना है कि मैं इसमें मुलव्विस नहीं हूँ, मेरे साहबजादे या साहबजादी मुलव्विस हैं। बात यह है कि जिस ज़माने की बात की जा रही है उस ज़माने साहबजादे और साहबजादी इस काबिल नहीं थे कि एक छोटा सा घर ख़रीद सके, तो इसलिए आज की दुनिया, आज के वक्त में ये सारी चीज़ें कैसे, ये सारा सवाल है। हमारे साथ लाइन पे बहुत सीनियर इकनॉमिस्ट मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब मौजूद हैं जो माहिर मुआशियात हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पना हम सब जानते हैं कि इसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो दायरा है वो इस पे है कि पहले जो पनामा आया उसमें वज़ीर आज़म का बड़ा प्रोमिनेंट नाम था, लेकिन अब जो पनामा लिस्ट आई है दूसरी किस्त, उसमें बेशुमार लोगों के नाम हैं। 400 पाकिस्तानी 259 कंपनियों के मालिक हैं। आप क्या समझते हैं कि ये पैसे कैसे गए, कहाँ से गए, किस तरह गए और इसकी कानूनी हैसियत इंटरनेशनल इकनॉमिक जो दुनिया है उसमें क्या है, और हम इसे किस तरह बता सकते हैं कि इस मुल्क के लिए नुकसानदेह या फ़ायदेमंद हुआ? देखिए खालिद भाई, बात ये है कि ये इस किस्म की जो कंपनीज हैं पनामा जो है ना, वो तो आपको पता है टैक्स हेवन है। और जो भी ब्लैक मनी होती है, जिन लोगों ने भी अपनी कंपनीज को वहाँ फॉर्म करना होता है, उसका मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो सारी ब्लैक मनी है, ठीक है ना। वरना पनामा में कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने का कोई सेंस नहीं बनता। दुनिया में और बहुत सारे इलाके भी हैं जहाँ पर कंपनी या बिजनेस को जो है ना वो स्टैब्लिश किया जा सकता है। अब $36 ट्रिलियन पड़े हुए हैं पनामा वालों के पास, तो ऐसे ही लोगों के पड़े हुए हैं जो अपने मुल्कों से चुरा के या मनी लॉन्ड्रिंग करके वहां पर पैसा वहां पर रखा गया और फिर कंपनीज को फॉर्म किया गया और वहां से पैसे को फिर दूसरे ममालिक में शिफ्ट किया गया। देखिए वो वाहिद मुल्क है जहां मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना वो एक मतलब एक्सेप्टेबल समझी जाती है वहां पर। तो ये देखिए इट्स वेरी सिंपल कि जो पैसा हमारे मुल्क से, हमें दूसरे मुल्कों से कुछ नहीं लेना। बात ये कि हमें हमारे मुल्क से, मेरे मुल्क से जो पैसा गया वो लीगल तरीके से तो गया नहीं, वो वेरी सिंपल, वो मनी लॉन्ड्रिंग से होकर गया, नाजायज तरीके से होकर गया। और उस
देख रहे हैं कि वहाँ अरबों डॉलर लोगों के रखे हुए हैं पाकिस्तानियों के, जिसमें हमारे ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर के जो खानदान के अफराद भी हैं और बहुत सारे नाम हैं। अभी तो और नए नाम आएंगे, अभी तीसरी उसकी जो किस्त आएगी उसमें हमें मालूम होगा कि और कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं। तो ये सीधी सी बात है, ये हमारे अवाम का पैसा या लोगों का पैसा या नाजायज कमाया हुआ पैसा, दोनों सूरतों में ये यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में गया। अच्छा फारूक अफजल साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि एक तरफ हम IMF से मुस्तकिल कर्जा भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हर पैदा होने वाला बच्चा लाखों का मकरूज़ पैदा होता है, तीसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कोई प्रॉपर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए काम नहीं किया जा रहा, सनतें भी नहीं हैं। अब ऐसी सूरत में ये सारी दौलत जो खरबों में मौजूद है वहाँ, क्या कोई ऐसा इंटरनेशनल कानून मौजूद है जिससे हुकूमत पाकिस्तान इस दौलत को पनामा से ट्रांसफ़र करवा सके? बिल्कुल इसी तरह जैसे मुजरिमों को बाहर से स्कॉटलैंड की मदद से लाया जाता है, तो इसी तरह कोई वर्ल्ड बैंक या IMF या कोई मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मदद से ये दौलत इन लोगों की जो अपने को पाकिस्तानी क्लेम करते हैं ला के पाकिस्तान के बजट में डाला जाए ताकि बजट डिफिसिट ख़त्म हो जाए। कोई ऐसी सूरत नज़र आती है? नहीं, ऐसी कोई सूरत नहीं है। देखिए, चोर चोर को ही दफा करके रखता है, और इंटरनेशनल देखिए ये सिर्फ पाकिस्तानी ही शामिल नहीं है। असल में तो देखिए, क्या अमेरिका और क्या यूरोप, दुनिया भर के जो ऐसे अफराद होते हैं जिन्होंने अपना जो ब्लैक मनी होती है वो इसी तरह वहाँ के वो पनामा जैसे इलाकों में अपनी कंपनीज को फॉर्म करते हैं, वहाँ पैसा रखते हैं। दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसकी रूह से जो है ना वो आप वहाँ से पैसा उठा के अपने मुल्क में लेके आए या उसके आप दाई बने कि नहीं जी ये पैसा हमारा है, हमारी कौम का है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट। तो वो तो जो जिसकी मिल्कियत है वो तो कहेगा जी ये तो मेरा पैसा भाई, और मैंने इसको मेहनत से कमाया, मैंने इंडस्ट्री लगाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन सवाल ये होता है कि भाई आपने जब उसकी बुनियाद रखी थी, वो बुनियाद आपने कैसे कमाई थी, वो कहाँ से आई थी? ठीक है, तो बुनियाद तो जो सारी वो तो ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई ना, जो भी इंडस्ट्री लगाई बाहर, यहाँ से पैसा गया कैसे, बात तो ये है। और वो ऐसे कौन से चैनल्स हैं, ये बहुत बड़ा देखिए एक बहुत बड़ा एक मैं तो कहूँगा एक रैकेट है जिसके जरिए सारा काम होता है। उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, मैं और आप उन तक पहुंच भी नहीं सकते, और ये सब लोग बच भी जाते हैं और बच भी जाएंगे, ये भी आपको बता दूं अभी आपको मैं। और ये हमारे इस मुल्क के साथ इतनी बदकिस्मती है, आप यकीन जानिए, कि हम जितने ये मुल्क हमारे लिए आपके लिए नहीं है, ये उमरा और अशराफिया के लोगों के लिए मुल्क बना हुआ है सर। हमें लूटें खसूटें और हमें ना इंडस्ट्री लगाएं, ना लोगों को खाना मिले, ना हॉस्पिटल मिले, ना कुछ और मिले, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की जो देखिए जो सारी जो इनजस्टिस है, उसी वजह से माशरे में सारी बुराइयां फैलती हैं। उसी वजह से देखिए जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्री नहीं लग रही, सब कुछ उसी वजह से होता है। अच्छा फारूक अफजल साहब, एक सवाल और है, आपने कहा कि कोई कानूनी तरीका नहीं जिससे ये दौलत वापस लाई जाए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। कोई ऐसा कानूनी तरीका है कि ये तमाम लोग जिनके बारे में ये सबूत मौजूद है डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, उन्हें किसी किस्म की सज़ा के तौर पे यहाँ परमानेंट कन्फाइन किया जाए, उन्हें बेबस किया जाए, ताकि अगर उनकी दौलत आ नहीं रही है तो कम से कम ये लोग भी किसी कैद व सऊबत में रहें, तो उन्हें एहसास हो कि ये सारी जो दौलत कमाई आखिर में उनके किस काम आई? ऐसा कोई कानून है? खालिद भाई, इसके लिए देखिए यही जो लॉ मेकर्स बैठे हैं असेंबली में, ये लॉ बनाएंगे ना पहले तो जी। ऐसा लॉ तो अभी है नहीं, तो ये लॉ क्यों बनेगा? ये लॉ क्यों बनाएंगे ये वाला कि जी जिसमें उनको कन्फाइन किया जाए? वो अपने ही खिलाफ ऐसा कोई लॉ बनाना चाहेंगे क्या? ऐसे मुमकिन नहीं है ना। अभी ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके तहत आप किसी को कन्फाइन करके उसको मजबूर करें, महबूस करें और जबरदस्ती करें, क्योंकि फिर हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ना, उसमें देखिए आप अच्छा वकील कर लें या अच्छे लोगों को कर लें तो आप आराम से बाहर आ जाएंगे। ये हमारा एक लूप होल है, और वो ऐसे दलाइल देंगे और बंदा बाहर आ जाएगा। यू कांट हेल्प इट सर, यू कांट अच्छा, हमारे यहाँ कोई ऐसी सियासी जमात है जिसके पास ये विजन है, जो लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, जो सड़कों पे ला सकते हैं, कोई इनकलाबी सूरत पैदा कर सकते हैं? क्योंकि ये तो हमने देखिए लिस्ट देखा, मैं तो खैर इस मामले में बहुत नाबलद हूँ, इसमें तो इतने बड़े बड़े लोग हैं कि पोर्ट कासिम के साबिक जनरल मैनेजर अब्दुलसत्तार डेरो हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर शौकत अहमद हैं, ये जो बहुत मशहूर ऑस्कर विनर हैं शर्मीन उबैद चुनाए, उनकी वालदा मौजूद हैं, बैंकर स्टॉकर ब्रोकर अली सिद्दीकी मौजूद हैं, इरफान पूरी मौजूद, हुसैन दाऊद उनके साहबजादे मौजूद हैं, जंग ग्रुप के मीर शकील उर रहमान मौजूद हैं। तो इसमें तो कोई नाम ऐसा बचा ही नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि आम लोगों, तो ये क्या ये लोग
जो इतने पावर के साथ हम समझ सकते हैं कि इन पे कोई हर्फ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, हर बंदे की पाकिस्तान में कीमत है खालिद भाई। उनको खरीदना बहुत आसान है, चाहे वो किसी भी मैं कहता हूँ कि सेक्ट का हो, किसी भी अदारे का हो, कहीं भी हो, हर एक की कीमत है और ये कीमत आराम से पे कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, फॉर देम इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो ये आप भूल जाएं कि हमारे मुल्क में खुदा ना खास्ता कोई अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि जो लॉ बनाने वाले हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो सारे काम है, इवन हमारी आवाम तक करप्ट है ना। प्रॉब्लम ये है कि आवाम की भी कीमत है सर। आवाम को पैसा मिलता है, आवाम भी चुप हो जाती है। तो हम तो बेहिस कौम है इस वक्त, इसलिए ये आप ये सोचेंगे इस पर कुछ एक्शन हो जाएगा, कोई मस्बत कुछ चीज हो जाएगी मुल्क के लिए, तो वो भूल जाए। ये भी एक आम सानिया है, जैसा छोटा जल्जला आया, कुछ लोग मरे, ठीक हो गया, सब भूल गए, हाँ भाई जल्जला आया था, अभी खत्म हो गई बात। इसी तरह ये पनामा लीक्स भी है, जिसका होना कुछ नहीं है सर। ये शोर मचेगा, सब होगा, क्योंकि कोई ऐसी सियासी जमात भी नहीं है जिसका अच्छा विजन हो, क्योंकि उन सबके पास ही वही लोग हैं। वो कभी आपके पास उस जमात में चले गए, कभी उस जमात में चले गए, तो आप किस पे भरोसा करें? कौन साफ है मुझे बताइए आप, जो इस मुल्क को सही राह पे ले जाए, जिसका सही विजन हो इस मुल्क के लिए। अवाम तक तो करप्ट है हमारी। बात ये कि अवाम कुछ करने को तैयार ही नहीं है ना। अयूब खान को हमने 4 अन्य चीनी के पीछे उठा के अयूब कुत्ता करके उतार दिया था। आज 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए कुछ चीज पे बढ़ जाता है, अवाम बाहर आने को तैयार ही नहीं होती है, क्योंकि वो अपना किसी और काम में मशगूल है अवाम भी। इसलिए ये आवे का हवा बिगड़ा हुआ है खालिद भाई, कुछ होने का नहीं है। हम लोग और आप लोग बातें जरूर कर लेंगे, अपना दिल हल्का कर लेंगे, नथिंग विल हैपन। आई टेल यू। अच्छा, वो तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मेरा ख्याल 69 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में हम तनज़ुली का शिकार हैं। ये बताइए कि जो कमीशन बनाया जा रहा है, जो कमीशन बना है जहां नवाज शरीफ साहब पेश भी होंगे और सारे लोग, आप समझते हैं कि इससे कोई ऐसा मस्बत नतीजा निकलेगा जिससे आइंदा इसकी रोकथाम भी होगी और ये दौलत में से कुछ हिस्सा पाकिस्तान को, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम काले धन को सफ़ेद करते हैं, उसी हवाले से कि कुछ दे के कुछ ले के पाकिस्तान को ये पैसे मिल जाए ताकि हमारा जो बजट डेफिसिट है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सके? आप समझते हैं इस कमीशन से कुछ हासिल होगा? फलक भाई, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, होना कुछ नहीं सर। मैं फिर यही कहूंगा, ये कमीशन इसीलिए बनाए जाते हैं कि उस पर मिट्टी डालनी होती है, नथिंग एल्स। और देखिए, नवाज शरीफ साहब का अपना नाम तो नहीं है ना, ठीक है ना, अब उनकी औलाद का नाम है, तो आप नवाज शरीफ साहब को कैसे आप पकड़ सकते हैं कि आप उसमें शामिल हैं? हाउ कैन यू डू दैट? तो कमीशन कोई भी बिठा लें, जो कानून कहेगा कि ये डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उनकी औलाद ने किया, कैसे किया, ये उसके तो थोड़ी जिम्मेदार है भाई कोई। तो हम तो प्रॉब्लम ये कि ये कमीशन सिर्फ खाना पूरी है, नथिंग एल्स। आई टेल यू, नथिंग विल हैपन। ये इसी तरह रहना है। ये कमीशन बनेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, एक रिपोर्ट बनेगी, ना पैसा आ सकता है इस मुल्क में वापस, ना वो लेकर आएंगे इस मुल्क में वापस। अच्छा, एक आखिरी सवाल, छोटा सा, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है कि क्या होगा क्या नहीं, ये तो बात की बात। क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब पे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पे प्रेशर से आप देखते हैं कि कोई तब्दीली मुल्क में देख रहे हैं, इससे कोई इनकलाबी तब्दीली, या इसी तरह चलता रहेगा जैसे माजी में चलता रहा है? सर, जिस तरह आपका आखिरी जुमला बिल्कुल ठीक है, उसी तरह चलता रहेगा जैसे कि माजी में चलता रहा है। होना कुछ नहीं सर यहाँ पर। चलो, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक अफजल साहब, आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। पाकिस्तान में हर चीज़ चलते रहने का नाम है। हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि बड़े से बड़ा तूफ़ान और बड़े से बड़ा ज़लज़ला अपने वक्त के साथ गुजर जाता है और सिर्फ अपने असरात छोड़ जाता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं आता। पनामा लीक्स अभी दूसरी किस्त आई है, इसकी तीसरी, चौथी, 5वीं किस्त आती रहेगी और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग इससे इंजॉय करेंगे और इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे और मीडिया पे इसका मजाक बनता रहेगा, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हम और आदी हो चुके होंगे। और हो सकता है ये भी कि छोटे बिजनेसमैन, छोटे ताजिर और छोटे सियासतदान ये तमन्ना करें कि उनका नाम भी पनामा लीक्स में आए ताकि उनको शोहरत नसीब हो। इसी के साथ हम लेते हैं एक कॉमर्शियल ब्रेक और ब्रेक से वापसी पर हम बात करेंगे। आज आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, लेकिन पहले एक कॉमर्शियल ब्रेक।